हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पंदीमान में। तो क्वेश्चन नंबर 6 अब शुरू करते हैं। सेट नंबर 1 चल रहा है हमारा। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पूछा गया है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम ये होता है कि किसी बंद लूप के लिए, जैसे ये कोई बंद लूप है, लूप या वक्र, वक्र मतलब बंद रेखा, किसी बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद, देखो अगर इंटीग्रल खुले लूप के लिए करेंगे तो ऐसे लिखेंगे और बंद लूप के लिए करेंगे तो ऐसे। और ये किसके लिए बेटा, लूप के लिए, तो यहाँ पे एल लिख देंगे। रेखीय समाकलन के लिए एल लिखते हैं। अगर पृष्ठ समाकलन होगा तो यहाँ पे ए लिखा जाएगा। आप जाके देखेंगे गॉस के नियम में तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पृष्ठ समाकलन होता है, यहाँ पे है रेखीय समाकलन। तो किसी बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लूप से प्रवाहित कुल धारा का μ0 गुना होता है। तो अगर एक बार और बोल देता हूँ, किसी बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उससे प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है। जैसे इस लूप में मान लो एक वायर गुजर रहा है, इस वायर के चारों तरफ ये लूप बनाया गया है और वायर में धारा आई है, तो इस लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इस धारा का μ0 गुना होता है। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि इसका प्रयोग करके, एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करके किसी धारावाही परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो एक बार आपको धारावाही परिनालिका बता देते हैं। धारावाही परिनालिका क्या है? एक लंबी ट्यूब होती है और इस ट्यूब पे तांबे का तार होता है, इंसुलेटेड वायर, तांबे का लेमिनेटेड वायर होता है, ऐसे उसके फेरे लपेट दिए जाते हैं। तो एक लंबी ट्यूब पे तांबे के इंसुलेटेड वायर के, इंसुलेटेड मतलब जैसे हमारे घरों में जो वायर यूज होता है तांबे का, उसके ऊपर रबड़ चढ़ी होती है, तो वो भी इंसुलेटेड है एक तरह से। इसमें क्या होता है, इंसुलेटेड तार के ऐसे बहुत सारे फेरे ऐसे मिला मिला के लपेट देते हैं हम। तो ये जो है ये धारावाही परिनालिका बन जाती है। जैसे करंट प्रवाहित होती है, तो करंट के प्रवाहित होते ही इसमें जो है, करंट प्रवाहित होते ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कैसे? आपने पहले पढ़ा होगा कहीं पे कि जब किसी लूप में करंट चलती है तो दो केस आ सकते हैं, या तो करंट हो सकती है क्लॉकवाइज या हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो एन बनेगा और अगर क्लॉकवाइज होगी तो एस बनेगा। तो मान लो हमारे पास लूप में ऐसे करंट चल रही है। अब ये मेरे अकॉर्डिंग है एंटी क्लॉकवाइज और आपके अकॉर्डिंग है क्लॉकवाइज। तो मेरी साइड में बन रहा है इसमें जो एंटी क्लॉकवाइज है, मेरी साइड में इसमें बन रहा है एन और आपकी साइड में बन रहा है एस। तो कोई भी लूप एक तरफ से उसमें एन होता है और एक तरफ एस होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है कोई अकेला धारा लूप। कोई भी धारा लूप, उसमें एक तरफ क्या बनेगा एन और एक तरफ क्या बनेगा एस। मान लो ये करंट बह रही है कहीं पे, तो इसके फेस में ऊपर की साइड एन बन जाएगा और नीचे की साइड एस। तो जब आप देखोगे धारावाही परिनालिका को, तो इसमें बहुत सारे फेरे लिपटे हुए हैं तार के, तो हर एक फेरे में एक साइड में एन बनेगा और एक साइड में एस। तो मान लो ये वाला केस है, तो इस केस में इस साइड में एन बनेगा और इस साइड में एस। अगर धारा की दिशा पलटेंगे तो इधर एस बन जाएगा और इधर एन। अब आपने पढ़ा है कि एन से एस की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं। इधर एन से बल रेखाएं चलेंगी और कहाँ पहुंचेंगी, एस में, और फिर अंदर से चुंबकीय होते हुए दोबारा कहीं कहाँ पा जाते हैं, एन पे। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं का गुण होता है। जैसे मान लो एन से चुंबकीय बल रेखा चली, तो एन से चल के कहाँ पहुंचेगी, चुंबकीय बल रेखा एस पे पहुंचेगी और फिर चुंबक के अंदर से होती हुई दोबारा कहाँ आ जाएगी, एन पे आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि चुंबक के अंदर जो चुंबकीय बल रेखा है जो मैंने डॉट से बनाई है वो एक दूसरे के समांतर है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, एक समान है। जबकि चुंबक के बाहर एक समान नहीं होता है, तो इसके परिनालिका के बाहर एक समान नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे जब लूप कंसिडर करेंगे, जब एम्पियर का नियम लगाएंगे, तो एक आयताकार लूप ऐसे मान लेंगे। इस आयताकार लूप का हम नाम रख देंगे ए बी सी डी और इसकी भुजा मान लेंगे एक्स। तो ये हमने एक आयताकार लूप मान लिया धारावाही परिनालिका के लिए, और इसमें हम जो है एम्पियर का ये नियम अप्लाई करेंगे। तो इसलिए नियम को अप्लाई करते समय यहाँ हमारे पास में जो लूप है वो कौन सा है, ए बी सी डी। तो ऐसे लिख लेंगे।
म्यू जीरो इंटू टोटल करंट को मैं यहाँ आई डैश लिख रहा हूँ। अभी कुछ देर में बताएंगे आई डैश क्यों लिखा है। पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए मैं इसको 4 हिस्सों में तोड़ लेता हूँ। जैसे ये बंद, ये तो पूरे लूप के लिए है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। इसको हम 4 भागों में बांट लेंगे। कैसे? पहला हिस्सा इस इंटीग्रल का हो जाएगा ए से बी, दूसरा हिस्सा हो जाएगा बी से सी, तीसरा हो जाएगा सी से डी और चौथा हो जाएगा डी से ए। चलो जी, पहले हिस्से में देख लेते हैं क्या आएगा। बी डॉट डी एल पहले हिस्से में, फिर दूसरे हिस्से के लिए भी बी डॉट डी एल, सबके लिए लिख देते हैं इसको। अब जो बात बताने जा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बाद। और इधर कितना आ गया? म्यू जीरो इंटू आई डैश। हाँ जी, अब ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो आप, जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो ब्लैक वाले जो डॉटेड लाइन है चुंबकीय क्षेत्र है, और ये हमारा लूप की दिशा है। तो यहाँ पे लूप की भुजा है और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है। तो जो ए से बी के लिए जो दोनों के बीच का कोण है चुंबकीय क्षेत्र के, और डीएल मतलब भुजा के अल्पांश के, भुजा की छोटी सी लंबाई के लिए, मान लो इतनी लंबाई मान ली, तो दोनों की एक ही दिशा में है, तो कितना कोण है? 0। बी से सी के लिए देख लेते हैं बेटे। अब बी से सी आप देख सकते हो कि रेड वाली लाइन ऐसे है और ये जो डॉट वाली लाइन है ऐसे है। आप देख सकते हो कोण कितना बनना है? 90 डिग्री। सेम ऐसे ही ए से ये डी से ए के लिए देख सकते हैं आप कोण कितना बनना है? 90 डिग्री। और जो सी डी भुजा है, जो भुजा सी डी है, इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र कितना है? 0, क्योंकि ये परिनालिका से बाहर है। हम क्या कर रहे हैं? परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। तो ये परिनालिका के बाहर है, तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? 0। अब जरा वैल्यू रखो एक बार। देखो आपको यहाँ से डॉट प्रोडक्ट खोल लेते हैं, ए से बी। डॉट प्रोडक्ट का सूत्र होता है बी, आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है? ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। चलो जी, एंगल रखते हैं। बी डॉट डी एल कितना आ जाएगा? बी डी एल इंटू कोस। ए से बी तक कोस का वैल्यू है 0। फिर बी से सी तक बी इंटू डी एल, थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। फिर सी से डी तक चुंबकीय क्षेत्र कितना है? 0। ठीक है, अब यहाँ पे कोस थीटा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र 0 हो गया तो टोटली 0 हो जाएगा। डी से ए तक कितना आ जाएगा? बी इंटू डी एल इंटू कोस दोबारा से 90 डिग्री, और बराबर किसके आ गया? म्यू जीरो इंटू आई डैश। अब आप देखो कि ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, क्योंकि कोस 90 कितना होता है? कोस 0 1 होता है, और कोस 90 कितना होता है? 0। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इसमें 0 है तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो केवल ये बचेगा। और इसको हम लिख लेते हैं, तो ए टू बी इंटू डी एल, कोस 0 हो जाएगा 1, इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? म्यू 0 इंटू आई डैश। अब आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी को बाहर ले लेते हैं। एक समान है, आप देख सकते हो धारा, जो ये बल रेखाएं हैं जो डॉट से बनाई है एक दूसरे के समांतर है, तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। डीएल ए से बी बराबर म्यू 0 इंटू आई डैश। और सोल्व करेंगे। डीएल का मतलब है ये सूक्ष्म लंबाई, और इंटीग्रल का मतलब है ए से बी तक की कुल लंबाई, और ए से बी तक की कुल लंबाई क्योंकि ये वर्गाकार लूप है तो कितनी है? एक्स। तो कितना आ जाएगा? बी इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ कितना आ गया? म्यू 0 इंटू आई डैश। अब आई डैश के बारे में बात करते हैं। आई डैश क्या है? जो फेरे लपेटे हैं तुमने कुंडली पे, तो आप देखो इसमें जो फेरे हैं कितनी करंट निकल रही है? आई। एक फेरे से आई करंट है, 2 फेरे से 2i हो जाएगी, 3 फेरे से 3i हो जाएगी। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कितने फेरे हो सकते हैं? तो मान लिया हमने एकांक लंबाई में n फेरे हैं। एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर लंबाई में, तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे भाई? 2n, 3 मीटर में 3n, 4 मीटर में 4n, टोटल लंबाई कितनी है? x मीटर। कितने फेरे हो जाएंगे? xn। तो ये तो आ गई फेरों की संख्या। एक फेरे में कितनी करंट है? I। 2 फेरे में 2 गुनी हो जाएगी, 3 फेरे में 3 गुनी हो जाएगी। तो जो कुल करंट है यहाँ पे वो कितनी आ जाएगी? x इंटू n इंटू आई।
ये बात समझ में आ रही है? तो होगी कुल फेरे, एक फेरे में आई करंट है, 2 में हो जाएगी इसकी डबल, 3 में ट्रिपल, टोटल फेरे xn है तो करंट हो जाएगी ये। तो ये वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे ब्लास्ट में, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, इसको 1 मान लिया हमने। तो b इंटू एक्स बराबर कितना हो गया, μ0 इंटू एक्स इंटू एन इंटू आई, x कैंसिल हो गया तो b आ जाएगा μ0 ni। तो ये किसी धारावाही परिनालिका से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पे स्मॉल n जो है एकांक लंबाई के फेरे हैं, इसको ऐसे निकाला जा सकता है। n क्या है, कुल फेरे, और l क्या है, कुल लंबाई। मतलब अगर हमें ये जो परिनालिका है, ये इसमें ये पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कितने फेरे हैं, तो ये तो हो गए कुल फेरे, और इस परिनालिका की लंबाई अगर हमें पता है तो ये होगी कुल लंबाई। तो ये स्मॉल n एकांक लंबाई के फेरे निकालने का सूत्र है। वैसे यही वाला फॉर्मूला यूज होता है मोस्टली। तो ये इसका सूत्र आ गया। तो ये इसका 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब इसमें 6th क्वेश्चन के ऑप्शन में एक क्वेश्चन दिया, उसको देख लेते हैं। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसका सेकंड पार्ट कर देता हूँ। सेकंड मतलब जो ऑप्शन में दिया है। तो ये 5 मार्क्स के हमारे एक क्वेश्चन पूरा हो गया। देखो आप, छोटा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और आप इसका ऑप्शनल देखना हो कितना ईजी है। तो इसका ऑप्शनल देख लेते हैं। देखो ऑप्शनल क्वेश्चन है इसका। इसने कहा है कि एल लंबाई का एक तार है, एक वायर है। ये कौन सा है, 6 क्वेश्चन का ऑप्शनल। इसमें इसने कहा है कि एक वायर है जिसकी लंबाई कितनी है, एल है। और ध्यान से देखेंगे, इसे कहा है कि इस वायर को एक कुंडली के रूप में मोड़ लिया जाता है। तो मतलब वायर को ऐसे मोड़ लिया जाता है, लूप बना लिया जाता है, मतलब इसकी कोयल बना ली जाती है ऐसे। अब ये कह रहा है इस कोयल में n फेरे हैं। कितने फेरे हैं, n फेरे हैं। अब आप एक बात सोचो, जो वायर है हमारा, इस वायर को आपने ऐसे कोयल के जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के रूप में मोड़ा है। तो बेटे अगर आप ये देखोगे, इसमें n फेरे हैं, तो इसका अगर टोटल इस L लंबाई में कितने फेरे बने हैं, n फेरे। तो तुम इसमें ऐसे लिख सकते हो। देखो तुम ये जानते हो कि अगर ये वृत्त है तो वृत्त की परिधि जानते हो ना, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। तो मान लो एक लूप की त्रिज्या कितनी है, यहाँ पे एक लूप की जो त्रिज्या है वो मान लो कितनी है, r है। तो कुल जो लूप हो गए इसमें से कितने लूप बनेंगे, कुल इसमें से कुल लूप बनेंगे, एक लूप में होगी 2 पाई r लंबाई, और कुल फेरे कितने हो गए, n। तो ये पूरे जितने भी इसमें लूप बने हैं, इन सब लूप की लंबाई होगी, कुल लूप की लंबाई। और आपको क्या दिया है कि ये किस में से बने हैं, इस L लंबाई में से। मतलब L लंबाई का तार बार बार गोल गोल मोड़ के हमने कितनी बार मोड़ा है, n बार। तो इसमें से इस तरीके से इसको हम बराबर रख सकते हैं कि L लंबाई के तार में हमने इतने लूप बना लिए। ये हमने इसलिए लिखा है कि यहाँ से तुम आगे कहीं जरूरत पड़ेगी तो त्रिज्या वगैरह निकाल सकते हो। जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, इसको ध्यान से देखते हैं। इसने कहा है कि अगर इस लूप में से आई धारा प्रवाहित हो रही हो और इसे बी चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया जाए, तो अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो, अधिकतम बलागुण ज्ञात करो। बलागुण का सूत्र होता है टो बराबर NIAB sin थीटा। ये किसी कुंडली पे बलागुण का सूत्र है। और अधिकतम अगर निकालना है तो आपको पता होगा अधिकतम मान साइन थीटा का 1 होता है। तो अधिकतम बलागुण कितना हो जाएगा, टो बराबर NIAB। जब अधिकतम बलागुण निकालने के लिए जाओगे तो यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा। और लूप का क्षेत्रफल, लूप एक वृत्त होता है, कितना होता है, पाई r स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग इसमें r का मान रख दो। r का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा r का मान। तो ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा, L स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इंटू बी। पाई से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, n से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास, L स्क्वायर IB अपॉन 4 पाई n। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, 5 नंबर में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट ए है वो हमारे कोर्स में नहीं है, पार्ट बी देख लेते हैं। इसने कहा है कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर स्पष्ट करो। तो विखंडन बोलते हैं टूटने को, संलयन बोलते हैं जुड़ने को। जब एक बड़ा नाभिक टूट के दो छोटे या दो से ज्यादा छोटे नाभिक में टूटता है, बदलता है, तो इस घटना को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, और इस घटना में बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। दूसरा है नाभिकीय संलयन। जब दो या दो से ज्यादा हल्के नाभिक जुड़ के एक बड़े नाभिक में बदलते हैं तो इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है जी। एक समीकरण दे रखी है इसमें, इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है। अब आप देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर तो है ये अंतर का, बाकी 4 नंबर इस न्यूमेरिकल के हैं। ऐसे दे रखा है 92 यूरेनियम 235 प्लस 1 न्यूट्रॉन बराबर 54x जेनोन है, शायद ये XE 140 प्लस 38 स्ट्रोनेशियम 94 प्लस 2 न्यूट्रॉन प्लस Q। ये पूछ रहा है ये Q बताओ कितना है, ये ऊर्जा बताओ कितनी है। तो ये जो Q होता है यहाँ पे, ये ऊर्जा निकालने के लिए ये एक तरह से क्या होती है, बंधन ऊर्जा होती है। आपने इसमें थ्योरी में पढ़ा होगा बंधन ऊर्जा क्या होती है भाई, ये होती है M1 माइनस M2। अभी M1 माइनस M2 क्या है, M1 माइनस M2 क्या होता है, देखो ये एक नाभिक टूट रही है, टूट कैसे रही है, न्यूट्रॉन इस पर स्ट्राइक कर रहा है, 2 नाभिक बन गए और 1 न्यूट्रॉन बन गया, तो ये नाभिक के विखंडन है। तो M1 होता है मास ऑफ रिएक्टेंट, जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक मतलब जो क्रिया करते हैं, अभिकारकों का द्रव्यमान, और ये होता है मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो बना है अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान। तो इनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे यूरेनियम का द्रव्यमान इसने दे रखा है, कितना यूरेनियम का द्रव्यमान दे रखा है 92, यूरेनियम 235 का द्रव्यमान दे रखा है 235.0439 इतने एटॉमिक मास यूनिट। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है 1.00867 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। तो इन दोनों का द्रव्यमान आप जोड़ लेंगे तो वो आ जाएगा M1। फिर दूसरी साइड में जेनॉन का द्रव्यमान दे रखा है इसने 54, जेनॉन 140 का द्रव्यमान दे रखा है 139.9054 AMU। और भाई स्ट्रोनेशियम का द्रव्यमान दे रखा है, स्ट्रोनेशियम का द्रव्यमान दे रखा है इसने 93.09063 AMU। और 2 न्यूट्रॉन है, 2 यहाँ पे क्या बन रहा है, न्यूट्रॉन। तो 2 न्यूट्रॉन है तो 2 से गुणा कर देंगे 1 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को। इन तीनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा M2। इसका और इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा M। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा M। और इसको हम जो है 931 से गुणा करेंगे, ये डेल्टा M होता है, मास डिफेक्ट बोलते हैं इसको, मास में अंतर, द्रव्यमान क्षति, क्या कहते हैं इसको, द्रव्यमान क्षति। तो इन दोनों को जोड़ के और इन तीनों को जोड़ के जो भी इसमें से इसको घटाएंगे, जो बचेगा वो द्रव्यमान क्षति आ जाएगी, और 931 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसके जो है कैलकुलेशन में नहीं फंसते हैं, आप लोग कर लेना इसको। इसका जो ऑप्शनल है वो हमारे कोर्स से बाहर निकाल दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को बताएंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।